सो हेलो कैंडिडेट्स, आज था हमारा एयरफोर्स का फेज सेकंड का सेकंड डे और डेट है हमारी आज 23 अगस्त। सो आज हमारे पास कुछ जो टॉपिक्स आए हैं वो कुछ ये 4 टॉपिक्स हैं। हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स चांसेस है कि आगे रिपीट कर जाएं। एंड इससे रिलेटेड टॉपिक भी कुछ आए थे जो मुझे पता नहीं लग पाए और कुछ लोग ने जो बताया वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा एयर पोल्यूशन एंड साइड इफेक्ट। उसके बाद हमारा मिड डे मील है। उसके बाद हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग है। मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड एक एसीसी वाला भी आया था कि एसीसी कैडेट, इसके बारे में हमारे पास जीटी टॉपिक था। अगला था हमारा सीसीटीवी जो कि था कानपुर का टॉपिक। तो हम लोग फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं एंड समझ लेते हैं क्या क्या इसकी है मीनिंग्स। पहला जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। अब पोल्यूशन के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आने कि नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हमारा था एयर पोल्यूशन। एक एक सेंटेंस पे मैंने सुना था कि जो नॉइज़ पोल्यूशन भी आया था। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन इसमें गिवन है जो कि द चेंज इन एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल इनपुट ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब जो हार्मफुल कंटामिनेंट्स होते हैं वो अगर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग पॉल्यूशन। उसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन जिसमें है एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अदर अनसेफ मटेरियल्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अगर एयर में कोई ऐसा पोल्यूटेंट या कोई ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल जाए जो हमारे एयर को पोल्यूट कर दे या उसको टॉक्सिक बना दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के टाइप्स होते हैं जो कि है मैन मेड, एक है नेचुरल। मैन मेड में क्या आते हैं, जो हमारे फैक्ट्री से धुआं निकलता है और हमारे गाड़ियों से निकलता है, तो वो सब हमारे क्या किस में आते हैं, मैन मेड में आते हैं, क्योंकि वो आदमियों के द्वारा ही है। पहला पॉइंट है दीज आर मोस्ट लाइकली टू कंबशन ऑफ सेवरल काइंड ऑफ फ्यूल्स। मतलब फ्यूल का कंबशन जो कि पेट्रोल डीजल भी है। उसके बाद एक हमारा कोल भी है, तो कोल से भी हमारा एक पोल्यूशन होता है जो कि एयर पोल्यूशन। अगला इन इमोबाइल सोर्सेज एंड टेल क्लाउड्स ऑफ स्मोक फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन में भी आता है। अगला पॉइंट है मूवेबल सोर्सेज कंप्राइजेज ऑटोमोबाइल, एक्वेटिक वेसल्स एंड प्लेन्स। मतलब जो हमारी ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ियों का धुआं होता है जो मैंने पहले बताया था। अगला फ्यूम्स फ्रॉम हेयर स्प्रे। मतलब हेयर स्प्रे में जब हम स्प्रे करते हो तो उसमें से फ्यूम्स मतलब एक अनप्लीजेंट स्मेल निकलती है, उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अगला वाटर डिपॉजिट इन लैंडफिल क्रिएट मीथेन, जो कि मीथेन बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस होती है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जहरीली गैस होती है, इसलिए मीथेन से भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अगला क्या, मिलिट्री सोर्सेज सच एज न्यूक्लियर वेपन, टॉक्सिक गैसेज एंड जर्म वेलफेयर एंड रॉकेटरी, इससे भी हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से भी कुछ होते हैं जिसमें हमारा पहला आता है मीथेन। अब मीथेन तो हम लोग कहीं वेस्ट इकट्ठा कर दे तो उससे तो होता ही होता है। उसके साथ साथ अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है किसी एनिमल में तो डाइजेशन के कारण, तो उससे भी हमारा क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। अगला स्मोक एंड कार्बन मोनोक्साइड फ्रॉम जंगल फायर्स। जब जंगल फायर्स कर देती है कभी कभार एक्सीडेंटली तो उससे जो स्मोक निकलता है उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वो मैन मेड तो नहीं है, वो नेचुरल है, इसलिए वो नेचुरल में है। अगला वोल्केनिक एक्टिविटी विच एमिट सल्फर, क्लोरीन एंड एश पार्टिकुलर्स। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कौन कौन से या कैसे उसके इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेशनल एंड कार्डियो कॉम्प्लिकेशन। मतलब जो हमारी सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो इसमें कवर किया गया। मैं पूरा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, फटाफट से इसको कवर करूंगा। जिसका ये टॉपिक लगता है इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। जैसे लास्ट में हमारा निमोनिया, अस्थमा लिख रखा है, क्या क्या बीमारियां हैं होती है वो बता रखा है, तो ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारे पास है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि एक इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का। वो ये सब आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अगला आता है एसिड रेन, फिर आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम कंटामिनेंट्स गेट्स मोर्फ्स ऑन द सी surface and develop itself into algae and harmful affect fish, plant life and animal species। मतलब अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाए, आप लोग भी देखते होंगे वहाँ पे या तो अगर मच्छर पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं तो वो ह्यूमन को नुकसान करते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, वहाँ पे एल्गी वगैरह भी वहाँ पे पैदा हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो फिशेस को, प्लांट लाइफ को भी नुकसान पहुँचाती है। अगला डिमिन्यूशन ऑफ ओजोन लेयर। डिमिन्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लीशन भी लिख सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसका कारण है, एयर पोल्यूशन का ही कारण है। उसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के हमने इतनी प्रॉब्लम तो समझ लिया, उसके सॉल्यूशन क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है यूजेज
ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग, मतलब हमें कारपूलिंग कारपूलिंग का मतलब क्या होता है, कार शेयरिंग, जैसे कोई बंदा जा रहा है उसके साथ हम लोग शेयर करके जा सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद है स्विच ऑफ द लाइट व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, लाइट को हम लोग स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर वो यूज़ में ना हो। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, अवॉइडिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड स्मोकिंग, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। ये सब हमारे सॉल्यूशन है एयर पोल्यूशन के, इसको हम लोग कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे जो अगला टॉपिक हमारा मिड डे मील इन इंडिया, ये आया था हमारा बेंगलोर में ये टॉपिक आया था। एंड ये मैंने 2-3 लोगों से सुना, ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है। इसमें क्या हमारे पास मिड डे मील के बारे में पूरी जानकारी लिखनी है। सबसे पहले मिड डे मील की हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। मिड डे मील वो स्कीम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1995 अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। In October 2007, NPNSPE was renamed as National Program of Midday Meal in Schools, which is particularly known as Midday Meal Scheme. Recently, the Vice President of India has proposed the inclusion of milk in the midday meal of children. मतलब recently वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि मिल्क को भी इंक्लूड करवाने की कोशिश करी थी मिड डे मील में। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीम फॉर एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद मिड डे मील की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब अभी ये अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी है। सबसे पहले क्या लिखा हमारे पास, इन सितंबर 2021 द मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज पीएम पोषण। मतलब अब जो मिड डे मील को हम लोग क्या कहते हैं, पीएम पोषण, और या तो फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। उसके बाद पीएम पोषण विल एक्सटेंड द हॉट कुक्ड मील टू द स्टूडेंट इन प्री प्राइमरी लेवल्स और बाल बालिकास ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल। मतलब हमें कुल मिला के यही बता रखा है कि जो उसका नेम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया या तो फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पीएम पोषण के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। द रिवैम्प्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर 5 years फ्रॉम 2021, 2022 to 2025 and 26 with budget of 1 lakh around 30 crores. The government hope it will benefit 11 crore children studying in 11.20 lakh students। ये सब थोड़ा सा डाटा आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। आगे क्या आता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल मील टू स्कूल चिल्ड्रन, द रिवैम्प्ड स्कीम विल ऑल्सो फोकस ऑन मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। मतलब जो नई चीज़ आई है हमारे पास, क्या नाम है, मिड डे मील से जब हमारा नाम चेंज हुआ है पीएम पोषण से, तो उसमें कुछ डिफरेंस भी हुए हैं। क्या इंप्रूवमेंट हुए हमारे पास, सबसे पहले है कि अब हमें न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको मॉनिटर करने को भी बोला गया। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा कि उनका साइकिल कैसा चल रहा है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे चल रही है। अगला है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट विल बी अपॉइंटेड इन ईच स्कूल टू इंश्योर द बीएमआई वेट लेवल। मतलब एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया जाएगा हर स्कूल में। इन डिस्ट्रिक्ट विद हाई प्रिविलेंस ऑफ अनीमिया स्पेशली प्रोविज़न फॉर न्यूट्रिशनल आइटम्स वुड बी मेड। मतलब किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे अनीमिया वगैरह ज़्यादा बीमारियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगला, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग डेवलपमेंट न्यूट्रिशनल गार्डन्स ऑन स्कूल कैंपस विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब गवर्नमेंट सोच रही है कि कहीं कहीं न्यूट्रिशनल गार्डन्स भी बनाए जाएँ जो कि यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उससे अगला क्या है, देयर कुड बी ऑल्सो कुकिंग कंपटीशन, मतलब कुकिंग कंपटीशन भी कहीं कहीं प्रमोट किया जाएगा। अगला है व्हाट इज़ अ मिड डे मील। मिड डे मील की डेफिनेशन, यहाँ से तो खैर टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, मैंने पीछे इसलिए बताया क्योंकि ये सब आपका डिस्कशन में ही काम देगा। आप लोग इसमें समझ लो, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। In one midday meal, it is one meal that is provided to all the children enrolled in government school, government aided school, local body school, pre स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर मद्रास। मतलब अलग अलग स्कूलों में जो हमें मील प्रोवाइड की जाती है वन टाइम के लिए, वो क्या होती है, या चिल्ड्रंस को जो मील प्रोवाइड की जाती है वन टाइम के लिए, उसे क्या कहते हैं, मिड डे मील। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील के ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले टू इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ स्कूल। मतलब जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, जो नीचे कास्ट के बच्चे होते हैं जो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है स्कूल में। उससे अगला है लीडिंग एनरोलमेंट टू इंक्रीज अटेंडेंस टू इन द स्कूल। अटेंडेंस को बढ़ाना भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्या हमारे पास, टू रिटेन चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8। मतलब जो 1 to 8 तक की जो क्लासेस होती हैं उनमें चिल्ड्रंस को रिटेन, मतलब वहाँ पे उनको स्थायी करना, वो भी इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है।
फोर्थ है हमारे पास टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रंस ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज इन ड्रोट अफेक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है वहाँ पे क्योंकि लोगों को फूड कम अवेलेबल हो पाता है, इसलिए वहाँ पे एक मिड डे मील स्कीम चलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वहाँ के बच्चों के लिए। फिर है सेलेंट फीचर्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, मतलब मिड डे मील स्कीम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो कि हमारे जीडी में डिस्कशन के टाइम काम पे आएंगे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मील प्रोग्राम, एक ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मील प्रोग्राम है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑथोराइज्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके लिए ऑथोराइज होती है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड कोस्ट इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर का कितना होता है 60% कोस्ट होता है और स्टेट का कितना होता है 40% कोस्ट होता है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम। फिर मिड डे मील स्कीम की 2015 की कुछ रूल्स हैं जो आप लोग मन करे तो पढ़ सकते हैं, ना तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिटिसिज्म में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं इसके, जो कि अगेन आपके डिस्कशन में काम आएंगे। पहला है डिस्पाइट सच इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम इंडिया फेसिस सेवरल इशू लाइक चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग एंड अंडर नरिशमेंट। मतलब ये मिड डे मील की स्कीम होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, या काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह सकते हैं ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड है, उनकी चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उनका बचपन भी ख़राब हो जाता है। द सेम इज़ रिफ्लेक्टेड विद इंडियाज रैंक 94 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब ग्लोबल हंगर एक इंडेक्स होता है जो 2020 में आया था, उसमें हमारे इंडिया की रैंक क्या थी 94 थी, जो कि दर्शाती है कि हमारे इंडिया में बच्चे कितने हंगर से पीड़ित हैं। अगला है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो लोअर कास्ट चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें मील नहीं दी जाती, जो अपर क्लास के चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें ही दी जाती है, उन्हें मना कर देते हैं जो लोअर कास्ट के होते हैं, तो इसका भी एक क्रिटिसिज्म बन सकता है। अगला है क्वालिटी ऑफ फूड इज़ ऑफन डिबेटेड, मतलब जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं स्कूल के लोग, स्कूल के टीचर्स क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टूडेंट्स को या बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। अगला है लिंकिंग आधार कार्ड टू मिड डे मील स्कीम हैज़ सम ऑफ ऑन डीमेरिट्स, मतलब आजकल क्या हो गया है कि आधार कार्ड को अगर लिंक है तुम्हारे आधार कार्ड तो ही तुम्हें मिड डे मील मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड अवेलेबल ही नहीं होता, तो उनके लिए मिड डे मील भी नहीं होगा, तो ये कैसे हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, ये तो फिर नुकसान ही हो गया हमारा। फिर इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो थर्ड टॉपिक हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, ये तक इसका बेंगलोर का टॉपिक। बेंगलोर में एक और टॉपिक आया था जो कि था हमारा एनसीसी ट्रेनिंग। तो एनसीसी ट्रेनिंग में अलग से तो नहीं बता रहा हूँ, इसी में आप लोग कुछ पॉइंट्स इसमें से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एनसीसी ट्रेनिंग लगभग सिमिलर हो जाता है। तो इसमें क्या हमारे पास मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी फॉर इन सम कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्वे एंड इसराइल, मतलब इन सब में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी हो चुकी है, इंडिया में खैर अभी नहीं है। इसमें क्या हमारे पास प्रोज है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सबसे पहला क्या है, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म पीपल फॉर गुड मिलिट्री ट्रेनिंग मेक्स पीपल हम्बल डिसिप्लिन एंड मैच्योर्ड, मतलब हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग देने के बाद जो लोग होते हैं वो हम्बल हो जाते हैं, उसके बाद डिसिप्लिन भी हो जाते हैं उनकी लाइफ में, उसके बाद में वो मैच्योर्ड भी हो जाते हैं। अगला क्या है, वो पेट्रियोटिज्म को दर्शाता है। थर्ड क्या है, कैन ऑल्सो मेक पीपल स्ट्रोंगर फिजिकली एंड इमोशनली, मतलब फिजिकली एंड इमोशनली भी लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद। अगला क्या है, इट प्रमोट इक्वलिटी, मतलब हमारे देश में इक्वलिटी प्रमोट करता है एक। अगला क्या है, टेररिस्ट अटैक बाई चांस एट इंस्टेंट कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए एंड अगर सबके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है तो वो एक गुड बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए। अगला क्या हमारे पास, इफ एनीवन वांट टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंडिया दे विल थिंक ट्वाइस कंसिडर द लार्ज पूल ऑफ रिजर्व फोर्सेज। अगेन वही वाली बात आ गई, अगर कोई देश इंडिया पे अटैक करने की भी कोशिश करेगा तो वो 2 बार से सोचेगा, क्योंकि हमारे पास अगर हर बंदे को मिलिट्री ट्रेनिंग गिवन है तो। अगला इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पे हर किसी को ट्रेनिंग देना जो कि फोर्सफुली है वो सही नहीं है। अगला क्या है, नॉट एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड, मतलब हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता इसमें। सम पीपल आर सोल ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिली। उसके बाद क्या है, सम पीपल डू नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ, कुछ लोगों के पास सच में इतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं होती, तो मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे लेंगे। वो स्ट्रेंथ आप लोग फिजिकली भी देख सकते हैं और वो मेंटली भी देख सकते हैं। अगला क्या है, मोस्ट ऑफ द रिजर्व फोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड विच मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग विल गो इन वेन, मतलब क्योंकि मतलब जो ट्रेनिंग होती है हमारी
मिलिट्री में, उस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा सरकार का खर्चा लगता है। अगर वो ट्रेनिंग आप नॉर्मल लोगों को देने लगेंगे तो वो एक वेस्ट भी साबित हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। Those who are forced to be in reserve forces may not work well in times of need because it's not voluntary। अब क्योंकि ये चीज़ वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को ट्रेनिंग दी जाए वो हेल्पफुल ही हो हमारे लिए। अगला क्या है, इन सम कंट्रीज मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल एंड इन सम कंट्रीज इट इज़ कंपलसरी फॉर ओनली मैन। कंसिडरिंग द सिचुएशन इन इंडिया, कंपलसरी ट्रेनिंग इज इम्पोज्ड, इट विल बी डन सो ओनली फॉर मैन, दिस इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर मैन। मतलब अगर इंडिया में अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग लाई भी तो वो हमें किसके लिए लानी पड़ेगी, सिर्फ मेंस के लिए, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अगला क्या है, अगेंस्ट एट मोरल वैल्यूज एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ सम पीपल इन्वॉल्विंग देम इन सच प्रोग्राम्स कोज इमोशनल ट्रॉमा टू देम। कुछ लोग क्या हो सकते हैं, इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है उन लोग को अगर हम इसे ऐसे फोर्सफुली करें तो। अगला क्या है, दे में फॉरगेट द स्किल विद टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर हम वही ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं करें बार बार तो वो हमारे दिमाग से उतर जाएंगी, जो कि हमारे लिए नुकसान है, और वो सरकार के लिए भी नुकसान है क्योंकि उसने इतना सारा पैसा लगाया है ट्रेनिंग के लिए। अगला आगे हमारे पास कंक्लूजन आता है। इतना सब बोलने के बाद हम लास्ट में कंक्लूजन बोल सकते हैं, इससे हमारा टॉपिक भी एंड हो जाएगा। कंपल्सरी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग में नॉट बी एक्सेप्टेड इन कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इंडियंस। मतलब क्योंकि इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, उस हमारे इंडिया में हर किसी के पास राइट है हर कुछ सब कुछ करने का, तो क्या है इसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया में ये लाना तो बहुत मुश्किल है। इंस्टेड ऑफ रिजर्व फोर्सेस कैन बी फॉर्म्ड बाय स्ट्रेंथनिंग एनसीसी विच इज़ ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। मतलब इसके अलावा क्या इसके बाद क्या ला सकते हैं हम लोग, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर्प्स, इसको हम लोग कंपलसरी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं तो वॉलंटरी भी कर सकते हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो इससे हमारे मैक्सिमम बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है सीसीटीवी। सीसीटीवी आया था किसमें, कानपुर में आज। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें इसमें मैंने अच्छे तरीके से लिख सकता है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे सेम टू सेम भी आप इसे बोल सकते हैं। मैंने हेलो स्टूडेंट्स इन माय ओपिनियन पूरा लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद एडवांटेज फटाफट से देखते हैं। पहला क्या है, डिटर क्राइम, मतलब हमारे कैमराज जो होते हैं वो क्राइम को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है, मॉनिटर सीनरी एंड एक्टिविटीज़, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है हमारे इर्द गिर्द तो वो किस में कवर हो जाती है, हमारे सिक्योरिटी कैमराज में। अगला गैदर एविडेंस, मतलब कोई सबूत अगर हमें इकट्ठा करना है तो मोस्टली हमारे कैमरा से ही सबूत इकट्ठे होते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास, फोर्थ क्या, अराइव एट राइट डिसीजन, मतलब अगर हम किसी डिसीजन में कंफ्यूज हो रहे हैं या हमारा उसमें मतलब कुछ 2-3 डिसीजन में हमारा डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कैमरे की हेल्प ले सकते हैं। अब जो आता है हमारे पास वो होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटी कैमरा। पहला क्या है, प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं मिल पाती लोगों को। सेकंड क्या है, इट कैन बी कॉस्टली भी होता है ये कैमरा। थर्ड क्या हमारे पास, दे कैन बी वल्नरेबल, मतलब क्या इसका, एट द एंड ऑफ द डे द एवरेज सिक्योरिटी कैमरा इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, कुछ पानी पड़ेगा वो ख़राब भी हो जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास, वल्नरेबल ही डिवाइस है। फोर्थ क्या है हमारे पास, कांट स्टॉप थेफ्ट, मतलब अगर कहीं चोरी हो रही है, अगर हमने वहाँ पे कैमरा लगा रखा है तो कैमरा हमें सिर्फ बता सकता है कि हाँ इसने चोरी करी है, इस टाइम करी है, लेकिन वो चोरी को रोक नहीं सकता। आगे क्या है, कंक्लूजन में हम लोग सिर्फ इतना सा तो ज़्यादा हो गया, सिर्फ नीचे की लाइन हम लोग बोल सकते हैं। ऊपर क्या लिखा है, सिक्योरिटी शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर एनी अदर थिंग, मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी नो मोर कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी वायलेशन इफ़ यू हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, अगर तुमने कुछ रॉन्ग नहीं किया है तो उसके लिए तुम्हारे पास कुछ प्राइवेसी की चीज़ें तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए। सर्विलेंस कैमराज आर मेंट टू कीप यू एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टीज सेफ, नॉट टू स्टॉक एनीवन। द मेन एम ऑफ द कैमरा इज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रोवाइड एविडेंस व्हेन अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। तो हमने इसमें टोटल कवर किए हैं 4 टॉपिक्स। अब हमारे पास मेरे को पता लगे थे 4 ही टॉपिक्स। अगर आपको कुछ टॉपिक्स पता लगते हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा बाद में, आप ईमेल भी करके अपने टॉपिक्स बता सकते हैं, मैं उसे फटाफट से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द जो नेक्स्ट जिनका फेज़ 2 है, तो आप लोग अच्छे से फोड़ के आओगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।
जय हिंद।